अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आज के दिन हम कह सकते हैं वीक का थर्ड ट्रेडिंग सेशन है और यहां पर आज मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिलक्टेंसी देखी गई है, यानी कि मार्केट में थोड़ा सा वो जो एक कॉशसनेस है वो बरकरार है। आज के दिन मार्केट ने जो कल की हम कह सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया था, आज उसको थोड़ा सेल भी किया, प्रॉफिट बुक भी किए और मार्केट के अंदर थोड़ा सा फियर भी अगेन मौजूद है, जो कि इकोनॉमिक हम कह सकते हैं कि एक इशूज़ के हवाले से, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के हवाले से एक इशू है। तो दिस इज़ द रीज़न ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली है और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी फेयर का शिकार रही। लेकिन हो सकता है कि कल और परसों के दिन, यानी कि सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कुछ बिहेव करे और 1,74,000 के लेवल को मजीद डाइवर्सिफाई करके अच्छे लेवल्स के साथ मार्केट क्लोजर करे। चलें जी, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी आपको बताया, उसके बाद आपको बताएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से इस पर मबनी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिस्टम का इफ्तिताह किया है और ऑफ कोर्स ये एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी या हम कह सकते हैं इनोवेटिव एक इकदाम है जो गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से लिया गया है फॉर द प्राइम मिनिस्टर हाउस। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे इस इंटेलिजेंट सिस्टम से, यानी कि इस हम कह सकते हैं कि ऑफिस सिस्टम से क्या क्या फ़ायदे होंगे, किस तरीके से ये काम करेगा। आज हम आपको डिटेल रिपोर्ट भी बताएंगे और साथ साथ आपको बताएं तवानाई के हवाले से, ज़राअत के हवाले से या आईटी सेक्टर के हवाले से बात करें। इस पर डीएफसी के ताउन के ख्वाह हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते चलें कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब यूएस में मौजूद हैं और यूएस में वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नुमाइंदगान से मुलाकात कर रहे हैं। हम मनसब से भी अपने मुलाकात की, यानी कि यूएस फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की। आइडिया ये है कि इंटरनेशनल जो एक इशूज़ हैं या इकोनॉमिकली जो इशूज़ या ग्लिचेस हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या डायनामिक्स हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग भी दी और डीएफसी के यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नुमाइंदगान को भी बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की एक सक्सेस स्टोरीज हैं, किस तरीके से यूएस के ताउन से तमाम जो हमारे हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी पाकिस्तान को सराह रही है, किस तरीके से पाकिस्तान अपनी जो एक गुड पिक्चर है उसको पोर्ट्रे कर रहा है। तो आज हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो कैसे सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं, किस तरीके से रात दिन मेहनत करके इसको सही किया गया और साथ साथ हमने ये भी देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक जो एक स्टेबिलिटी है उसके हवाले से बात की कि ये एक जो एक्सपोर्ट है इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। आईटी के हवाले से हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज होते हुए, रिफॉर्म्स आते हुए यानी कि इस्लाहात आते हुए देखा, उसके बाद जो इसके एक अच्छे समरात दिखे, तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियोज, हमारे साथ मौजूद हैं उमर हयाम। करते चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं और शकील अनवर कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है ओवर कॉल, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछना चाहती हूँ। स्टॉक मार्केट में पोजीशन मार्केट की डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कुछ समटाइम्स फ्रेजाइल होती है, समटाइम्स बहुत ही अच्छे नोट पे होती है, तो आज के दिन की स्पेसिफिकली क्या पोजीशन देखी आपने? जी, थैंक यू वेरी मच नताशा। एक्चुअली आज स्टॉक मार्केट गो के 1700 पॉइंट माइनस में बंद हुई है और मार्केट अपने सपोर्ट लेवल 1,74,400 के ऊपर क्लोज तो हुई है, लेकिन हमने ये देखा कि थ्रू आउट द डे मार्केट नेगेटिव जोन में ही रही और मार्केट के अंदर थोड़ा सुबह के सेशन में वॉल्यूम्स भी कम थे और ऑब्वियसली जो रीजन है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का बढ़ना पाकिस्तान मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर होता है, इसलिए कि इंपोर्ट बिल पाकिस्तान का बढ़ जाए, इन्फ्लेशन नंबर्स अगर बढ़ जाएं और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके बाद। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी लूप वॉर्म एक्टिविटी हमें नजर आ रही है और जब से ये गवर्नमेंट ने डेली बेसिस पर पेट्रोल की प्राइसेस का भी चेंज करने का फैसला किया है, तो ऑब्वियसली अब ये भी अपडेट्स हमें डेली मिल रही होती हैं कि आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट पाकिस्तान में आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सरमायाकार मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन डिस्पाइट दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या मिडिल ईस्ट टेंशन की एक अच्छी खबर आज के दिन अभी मार्केट बंद होने के बाद ही आई है कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी डेट की रेटिंग है वो S&P ने बी नेगेटिव से बी कर दी है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। कितना इम्पैक्ट देगी ये जो S&P की रेटिंग है,
कितना इसका इम्पैक्ट आएगा? कल के दिन हम क्या विटनेस कर सकते हैं? कोई ट्रिगर डेवलप हो सकता है कल के दिन? नहीं, हमें तो इस वक्त एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव ट्रिगर, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला मिडिल ईस्ट टेंशन है, इसने तमाम अच्छे ट्रिगर्स को भी जो है ना वो फेड आउट कर दिया, राइट, ओवरशैडो कर दिया है। लेकिन ये एक वेरी गुड न्यूज, और इसके ऊपर हम समझते हैं कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकती है। अगर थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस के अंदर जरा हमें इंटरनेशनली डिक्लाइन नजर आए तो मार्केट बहुत तेजी से रिकवर कर सकती है। और मार्केट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम्स भी कम हो गए हैं, मार्केट में इतना ज्यादा पैनिक नजर नहीं आ रहा, बल्कि कई कंपनीज के अंदर हम इंट्राडे लेवल्स के ऊपर पॉजिटिव कॉलम में भी आती है मार्केट और बढ़ जाती है। तो उसकी वजह यह है कि मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ अच्छी है, और मार्केट जो है वो लोअर लेवल्स के ऊपर एक्यूमुलेशन करते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं। आज ही एक यूबीएल की अनाउंसमेंट आई है, 160% डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया, 8 रुपया फी शेयर डिविडेंड हमें मिला। तो इसका मतलब ये है कि आप ये सीजन जो है इस वक्त अनाउंसमेंट्स का, क्योंकि जून की क्लोजिंग के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और कंपनीज जो अच्छा मुनाफा कर रही हैं, अच्छे डिविडेंड पे कर रही हैं, उनके शेयर्स के अंदर हमें उनकी कीमतों में शकील साहब ये भी बताइएगा कि नए माली साल का पहला आईपीओ भी मंजूर हुआ है। कंपनी ने तकरीबन 219 मिलियन शेयर्स की पेशकश इसके बाद करेगी वो, तो ये इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले माली साल के अंदर जितने भी आईपीओज आए, उन्होंने बहुत मार्केट ने उसको ओवरवेलमिंगली जो है ना वेलकम किया, और उससे बिलियंस ऑफ रुपीस जो है ना स्टॉक मार्केट से उन कंपनीज ने रेज किया, और सरमायाकारों का उसके अंदर बहुत अच्छा हमें कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नजर आया, जिसकी वजह से उन्होंने भी मुनाफा कमाया, और कंपनीज ने जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो स्टॉक मार्केट से या कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करें, वो भी उन्होंने कामयाबी से ये मरहला अबूर किया। अब आइंदा माली साल के अंदर यानी कि इस जुलाई से जो नया फिस्कल ईयर शुरू हुआ है, इसमें यकीनन बहुत सारी नई कंपनीज जो हैं उनके आईपीओज पाइपलाइन में हैं, और उसमें चंद कंपनीज अभी जो इसी महीने या अगले महीने आने वाली हैं, वो भी इस वक्त सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज इसलिए है कि लोग आईपीओज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बेहतरीन और लुक्रेटिव एसेट क्लास समझी जाती है, और इसकी जो परफॉर्मेंस गुज़िश्ता सालों के अंदर रही है उसने तमाम एसेट क्लासेस को बीट भी किया है। तो पाकिस्तान में आईपीओज आना, नई कंपनीज का लिस्ट होना एक अच्छा शगुन इसलिए भी समझा जा रहा है। इससे मार्केट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मार्केट का जो आपकी अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है उसमें भी इजाफा होता है, उसकी डेप्थ में इजाफा होता है, और सरमायाकारों की जो तादाद गुज़िश्ता महीनों के अंदर शकील साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप हमारे साथ मौजूद रहिए। मैं उमर साहब को भी इस गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ। उमर हयात साहब, ये बताइए कि जहाँ इकॉनमी के लिए इतने ही इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपने डिफरेंट इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे बायलैटरल रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, अभी भी आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब यूएस में मौजूद हैं और डीएफसी नुमाइंदगान से मुलाकात हुई है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी और मजीद बेहतर हो सकती है और मजीद बेहतर होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं? देखें जी, जो वज़ीर ख़जाना हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, वाशिंगटन में उनकी अहम मुलाकातें हैं, और कई मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं और कुछ मुलाकातें जो हैं उन्होंने करनी है। और अब तक अगर देखा जाए तो क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं, और आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए हमें एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निपटने के लिए जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कुछ ना कुछ जो है वो हमें फंड्स या कर्ज जो है वो लेने की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुलाकातें हैं जिनमें बाकायदा तौर पर एक तो पाकिस्तान की जो मईशत इस वक्त एक बूम बस्ट साइकिल से गुजर रही है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि बेहतरी के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। अब जब 2022-23 में डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें उठ रही थी, तो आज पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है, हमारी क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं वो बेहतर हो रही हैं, जिस तरह भी बताया भी गया। लेकिन अब मसला ये है कि किस तरह हम अपने इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से निपटेंगे। तो उसके लिए
ظاہر ہے جو ہماری ملک کی معاشی ٹیم ہے وہ محنت کرتی ہے، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتی ہے، اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کیونکہ ڈائریکٹلی انوالو رہتا ہے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر بھی اس کی سے ہے، پھر ورلڈ بینک جو ہے ان میں بھی ان کی کافی سے ہے، تو اسی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہیں ہمیں ان کے ساتھ ملاقاتوں میں کچھ یقین دہانیاں بھی کرانی پڑتی ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری ملک کی معیشت ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ کا ایک اور بڑا جو شیئر ہے ہماری مارکیٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ میں سب سے زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی تو ٹیکسٹائل کی سب سے زیادہ. بالکل یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا پازیٹیو انڈیکیٹر ہے کہ ہم وہاں جائیں اور وہاں کی منڈیوں تک ہماری رسائی جو ہے لیکن مزید بڑے ہماری ایکسپورٹس وہاں جائیں، کیونکہ ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے ایکسپورٹس کا $60 بلین کا، تو بآسانی جو ہے ہم اس مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کو کیونکہ پروگرام اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یہ تمام ایسے معاملات ہیں کہ ہمیں ان تمام جو ادارے جڑے ہوتے ہیں ان اداروں کے ساتھ، تو ان کو ہمیں مطمئن بھی کرانا ہوتا ہے. اور اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے ہمیں پازیٹیو جو ہے وہ رسپانس ملتا ہے، تو پھر ہم اس انداز سے آگے بڑھتے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، یہ تمام ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو پاکستان کی معیشت کو بہتر ریٹ کرتے ہیں، اور ویری ویل سیڈ، ویری جی، ویل اور سیڈ. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو چکا ہے. وہ ٹرسٹ جو ہم کھو چکے تھے وہ ہم نے بلڈ کر لیا، اور ہم دوبارہ سے بلڈ کیا، جی ہم بالکل اس مقام رینیو. پر پہنچ گئے. لیکن اب ہمیں مزید آگے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو بڑھانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اپنی ریمیٹنسز کو بڑھانا ہے. تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن پر ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک اسٹیبلٹی کی طرف تو ہیں، لیکن اگر ہم اب ہمیں اپورڈ ڈائریکشن جی جانی ہے. اپورڈ ڈائریکشن ہے، اور پائیدار جو ہماری شرح نمو ہے، اور خاص طور پہ اس میں ایک سسٹینیبلٹی، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے مختلف لوگوں سے یا اداروں کے پاس ان کو اپنی جو کارکردگی ہے، ظاہر ہے کہ ہم ان کو اپنی کارکردگی بتاتے ہیں کہ ہماری کارکردگی یہ ہے. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومی کے لحاظ سے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو امریکہ ہے یا اس سے ریلیٹڈ دوسرے ممالک ہیں، وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور یا ڈیولپنگ نیشنز جو ہیں ان کی اکانومی کو بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں. اب جیسے ہم ایک اس وقت کرائسس سے گزر رہے ہیں، ان کرائسس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح اپنے جو چیزوں کو مینیج کرنا ہے. خاص طور پہ پیٹرولیم کا جو ایک بڑا معاملہ اٹھ رہا ہے، پیٹرولیم پرائسز ہیں، الیکٹریسٹی پرائسز ہیں، تو ان سے نمٹنے کے لیے بھی ہمیں کچھ چیزیں جو ہے عمر صاحب آپ نے کافی ڈیٹیلز بتائی ہیں، اور ویری ویل سیڈ کہ آپ نے جتنا ایک ڈیٹیل میں ہمیں یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے بتایا وہ ہمارے ویورز کے لیے بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کافی انفارمیٹیو ہوگا. میں شکیل صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہاں ہم ڈی ایف سی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کو بھی فائنانس منسٹر صاحب نے اجاگر کیا ہے، چاہے وہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں، لائیو اسٹاک کی بات کریں، یا آئی ٹی سیکٹر کی، انفراسٹرکچر کی، یا لاٹ آف سیکٹرز ہیو ڈسکسڈ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان اینڈ یو ایس ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ اور آپ نے یہ جیو پولیٹیکل آف کورس سرکمسٹانسز کا اسٹارٹ میں ذکر کیا کہ یہ جو ایسکلیشن ہے یہ زیادہ امپیکٹ دے رہی ہے اکانومی کو، تو اس کے حوالے سے بتائیے. جی ایبسلیوٹلی رائٹ. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ فائنانس منسٹر نے بہت ساری حوالوں سے اس کی اہمیت کو اجاگر تو کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیلنجز کا بھی ذکر کیا جس کو پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے، اور ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے بھی پالیسیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں. اور ابھی جس طرح سے پاکستان کا دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے ثالثی کے حوالے سے، پاکستان نے میڈیشن کے حوالے سے جو رول ادا کیا ہے، وہ اس وقت جو ہے پاکستان کا ایک تاریخ میں نام پیدا کر رہا ہے. لیکن اگر یہ صورتحال اسی طرح سے بہتر ہونے کے امکانات اگر ہوتے ہیں تو یقیناً پاکستان اس کے ایڈوانٹیجز بھی پوری دنیا سے لے سکے گا، ناٹ اونلی وتھ یو ایس بلکہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ بھی پاکستان کے ٹریڈ ٹائز میں اضافہ ہوگا اور بہتری کے امکانات ہیں. اور ابھی سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان کے جو ریلیشن شپ بہتر ہوتے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ کے حوالے سے اور دیگر انویسٹمنٹس کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے وہ بھی قابل تحسین تو ہے. لیکن ہمیں یہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ
जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, जिसको कल शायद कैबिनेट कमेटी के अंदर भी या कैबिनेट में भी इसको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि वो समरी आगे मूव हो चुकी है, विच इज अबाउट द अपग्रेडेशन पॉलिसी या मॉडर्नाइजेशन पॉलिसीज ऑफ रिफाइनरी सेक्टर इन पाकिस्तान, विच इज अ वेरी क्रूशियल इम्पैक्ट लेकर के आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, खास तौर पर नॉट ओनली फॉर रिफाइनरी सेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान की रिफाइनरीज को अपग्रेड करना एक लॉन्ग अवेटेड इशू है और इस हवाले से गवर्नमेंट को जो है वो इस पे बहुत तेजी से काम कर रही है और बहुत ज्यादा इसके अंदर मेच्योर लेवल के ऊपर काम हो चुका है और अब इस हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं कि अब ये कैबिनेट से अप्रूवल के मरहले में आ चुकी है। अगर उम्मीद है कि अगर कल ये अप्रूव हो जाता है और इस हवाले से पाकिस्तान को रिफाइनरी अपग्रेडेशन के लिए पाकिस्तान के फंड्स रिलीज करता है, तो यकीन करें कि आप पाकिस्तान की जितनी भी टॉप रिफाइनरी कंपनीज हैं, चाहे वाटक रिफाइनरी हो, पाकिस्तान रिफाइनरी हो या आपके नेशनल रिफाइनरी हो या सिनर्जिको हो, ये सब के सब एक बेहतर और फाल नियत के साथ और इनकी जो रिफाइनरी की जो कैपेसिटी है रिफाइन करने की क्रूड ऑयल को, वो बेहतर हो जाएगी और इससे पाकिस्तान के अंदर आगे जा करके पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर भी जो है वो कमी के इम्कानात होंगे, क्योंकि अगर और पाकिस्तान जो है जो इसके अलावा जो दीगर जो इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर भी पाकिस्तान जा रहा है और पिछला हफ्ते ही आपने देखा कि फर्नेस ऑयल की एक्सपोर्ट्स के बड़े ऑर्डर्स पाकिस्तान ने हासिल किए और पाकिस्तान की रिफाइनरीज फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट भी करने जा रही हैं। तो ये सब चीजें हो तो रही हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ी हैं और एक्सपोर्ट्स में बतदरीज कमी हुई है गुज़िश्ता सालों के अंदर, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के करंट अकाउंट के ऊपर भी पड़ता है। तो ये चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको मीट करना और उस वक्त ही मुमकिन हो सकेगा जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान भी क्या बल्कि पूरी दुनिया एक कैओस का शिकार है और इंटरनेशनल ऑयल के उतार चढ़ाव की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। वी आर होपिंग कि ये तमाम मामला सेटल डाउन हो जाएं, एस्केलेशन खत्म हो, ताकि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं इंटरनेशनली भी लोकली भी वो वेल थैंक यू सो मच शकील साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया। साथ साथ हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, हमारे पास 100 इंडेक्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ पहुँचाना ज़रूरी है। सो वी हैव हियर द इंडेक्स, लेट्स हैव अ लुक। हंड्रेड इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,76,133.56 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 1,76,255.64, लोअर वाज 1,74,104.06 एंड फाइनली क्लोजर 1,74,429.92 यानी कि 1,703.64 का डिक्लाइन आज की मार्केट में इन अ सिंगल डे देखा गया। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स ही मौजूद हैं टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। TSBL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में, 0.02 का इजाफा, 2.41 पे क्लोजर, 134.14 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। साइनर्जी सेकंड स्पॉट पे 0.08 का डिक्लाइन, 9.88 पे क्लोजर, 99.42 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। TPLP थर्ड स्पॉट पे 0.12 का इजाफा, 13.39 पे क्लोजर, 49.77 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड फोर्थ स्पॉट पे 1.67 का इजाफा देखा गया, 50.86 पे क्लोजर रहा, 33.57 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड दिस इज द थर्ड और फोर्थ कंसेक्यूटिव डे कि जिसमें ये वॉल्यूम लीडर भी आ रहा है और एक कंटिन्यूस इजाफा देखा जा रहा है। बैंक ऑफ पंजाब लास्टली 0.28 का डिक्लाइन, 33.75 पे क्लोजर, 22.94 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स आज की मार्केट में। कमोडिटीज अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,32,500 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,70,810 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर ऑज 4,112.28 डॉलर। आप देख सकते हैं थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन देखी जा रही है गोल्ड प्राइसेस में इंटरनेशनली। ऑयल WTI पर बैरल 87.13 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 93.96 डॉलर। ऑयल प्राइस में भी एक हेफ्टी गेन देखा जा रहा है। कहाँ ये 70s के स्पैन में ट्रेड कर रहे थे, अभी थोड़ी सी ही जंगबंदी की न्यूज़ आई थी और अब थोड़ी सी एस्केलेशन के बाद दोबारा से ऑयल प्राइसेस शूट कर गए हैं। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी दिखाते चलें करेंसीज के हवाले से, देखते चलते हैं।
करेंसी रेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 316.87 रुपीज, सेलिंग वाज 317.44. यूके पाउंड बाइंग रही 371.79, सेलिंग वाज 372.45. यूएस डॉलर बाइंग रही 277.8, सेलिंग वाज 278.3. एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 41.01, सेलिंग वाज 41.09. नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं जीसीसी करेंसी अपडेट्स के हवाले से देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74 रुपीज, सेलिंग वाज 74.13. यूएई दिरहम बाइंग रही 75.64 रुपीज, सेलिंग वाज 75.78. कतरी रियाल बाइंग रही 76.21, सेलिंग वाज 76.35 रुपीज. एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 902.97, सेलिंग वाज 904.6. ये थे आज के करेंसी रेट्स और तमाम अपडेट्स आपको दिखाए गए। साथ साथ हम देख रहे हैं कि रुपी एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और न्यूज़ भी मौजूद है, वो भी आपको बताते चलें कि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने GMTN एंड आलमी सुकूक के हवाले से जो आलमी सुकूक प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए आलमी बैंकों से कंजोर्शियम का ऐलान कर दिया है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एक मूव होगी गवर्नमेंट की जानिब से और किस तरीके से पाकिस्तान इस बॉन्ड मार्केट में भी कामयाब होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। इससे पहले हम पैंडा बॉन्ड्स के हवाले से देखते रहे हैं, इंटरनेशनल सुकूक के हवाले से देखते रहे हैं कि पाकिस्तान अपने लिए नई मार्केट के लिए नए क्लीशे अलाइन कर रहा है। तो आज हम ये भी बात करेंगे और साथ साथ गवर्नमेंट की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है, इनके अलाउंसेस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो यकीनन इससे भी फ़ायदा होगा। आज हम ये भी बात करेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट जो एक मुलाजमीन है उनके लिए भी काफ़ी सोच रही है, उनके लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो आज हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में और चैलेंजेस के साथ साथ जो थोड़ा सा एक रोज़मर्रा का रहन सहन है उसको बेहतर करने के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। PTA के हवाले से आपको बताएं, PTA और मेटा का नौजवानों के लिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और ख़ासकर डिजिटल आगाही के फ़रोग़ के लिए मुआहदा किया गया है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से साइबर अगर थोड़ा सा क्राइम के हवाले से बात करें या साइबर बुलिंग के हवाले से बात करें या जो एक साइबर सिक्योरिटी है उसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ये इनिशिएटिव भी लिए और इससे पहले भी काफ़ी मुआहदों के हवाले से बातचीत की। तो आज हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट इसको फेस कर रही हैं। और लास्टली आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, जो हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि इस पर मबनी ऑफिस सिस्टम का ऐलान किया गया है। तो ये जो इम्प्लीमेंट किया गया है इसके हवाले से एक डिटेल रिपोर्ट है, वो देखते चलते हैं। फिर हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, सेकंड सेगमेंट का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिस्टम का इफ्तिताह पाकिस्तान में सरकारी निज़ाम की डिजिटल तब्दीली और ऑटोमेशन की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। इस निज़ाम के जरिए रिवायती कागजी फाइलों की जगह मुकम्मल डिजिटल तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, जिससे वज़ीर-ए-आज़म की तमाम हिदायत को रिकॉर्ड करने, मुतल्लिक़ा इदारों तक फौरी पहुँचाने, इन पर अमल दरामद की निगरानी करने और मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखने का अमल आसान और मौसर हो जाएगा। इस इक़दाम से हुकूमती उमूर में शफाफियत, जवाबदेही, तेज रफ्तार फैसला साजी और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को फरोग मिलेगा, जबकि वक्त और खर्चात में नुमाया कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में इस निज़ाम का निफाज दरअसल पूरे मुल्क में ऑटोमेशन के फरोग की बुनियाद है। अगर यही मॉडल तमाम विफाकी और सूबाई वजारतों, सरकारी इदारों और जिले इंतजामिया तक तोसी दिया जाए तो हुकूमती खिदमात की फराहमी मजीद तेज, मुनज़्ज़म और मौसर बन सकती है। मसनूई ज़हानत और जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से सरकारी रिकॉर्ड महफूज रखने, मनसूबों की निगरानी, वसाइल के मौसर इस्तेमाल और पॉलिसी साजी में बेहतरी आएगी। इस तब्दीली के लिए जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और सरकारी मुलाजमीन की तरबियत जैसे इक़दाम जरूरी हैं। ताहम इस निज़ाम का कामयाब निफाज वतन अजीज को एक जदीद, शफाफ और डिजिटल तर्ज हुक्मरानी की जानिब ले जाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जी, आपने देखा कि ये जो एक डिजिटल वे में हम कदम रख रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ये कदम जो रखा जा रहा है, ये वाकई एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, जिसके लिए जितनी कोशिशें की जा रही हैं उतने ही हम कह सकते हैं कि उसके समरात या उसके नताइज देखे जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। उमर हयात साहब तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ही हैं, लेकिन हमें एक जूम पे गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर खालिद वलीद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खालिद वलीद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो।
क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, इस ऑफिस सिस्टम का इफ्तिताह किया गया है, कैसे देखते हैं ये एक जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है या हम कह सकते हैं एक न्यू जनरेशन अप्रोच देखी जा रही है, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसके दो इम्पैक्ट्स बड़े क्लियरली नज़र आएंगे। एक ये कि डिजिटलाइजेशन की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो स्टेप है, जो कि मेरे ख्याल से शायद सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस और जो आपके प्राइवेट ऑफिस हैं वहाँ पे असिस्टेंस जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। दूसरा जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, जो एक बड़े जो आपका ऑब्वियस इम्पैक्ट है उससे हट के है, वो ये कि ये कॉन्फिडेंस लेके आ रहा होगा कि अगर एक हाईएस्ट लेवल पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो बाकी डिपार्टमेंट्स को भी, प्राइवेट सेक्टर को खास तौर पे अब जो है वो एआई की असिस्टेंस जो है वो लेनी होगी। तो ये चीज़ एक बड़ी खुशाइंद है। अब करने की ये ज़रूरत होगी कि किस तरीके से उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी के क्या मसाइल है, वो चीज़ें किस तरीके से एक नेशनल फ्रेमवर्क के अंदर लेके आए जा सकते हैं, जिस पे शायद गवर्नमेंट काम भी कर रही है, और जो आपकी पिछली एआई पॉलिसी थी उसको शायद रिवाइज करके एक बड़ी जामे पॉलिसी की तरफ भी जाया जा रहा है। अब फिर तीसरी चीज जो करने वाली होगी कि किस तरीके से इसको इंक्लूसिव व्यूज की तरफ लेके आया जा सकता है। हाईएस्ट ऑफिस की तरफ आ गया, अब ये किस तरीके से ट्रिकल डाउन होगा, और ट्रिकल डाउन एक इंक्लूसिव वे में किस तरीके से होगा, उसको शायद इंश्योर करने की जरूरत है। उसमें एकेडेमिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो आपके ज़्यादा डेवलप्ड रीजन है वहाँ की एकेडेमिया या एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स वो बड़ा जल्दी जो है वो नई टेक्नोलॉजीज़ को ऑप्ट कर लेते हैं। एआई की केस में ये चीज़ जो है वो देखने को आएगी। तो किस तरीके से बाकी डिपार्टमेंट्स, लाइन मिनिस्ट्रीज लोगों की को फैसिलिटेट करने के लिए इसको ऑप्ट करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ा खुशाइंद कदम है। इसके लिए अगर आप चाइना से, चूँकि उनके एआई मॉडल ज़रा डिफरेंट हैं, उनसे भी कोऑपरेट करते हैं, और साथ में आपके जो वेस्टर्न एआई मॉडल्स हैं उनसे भी करते हैं, तो फिर एक अच्छा मिक्सचर जो है वो पाकिस्तान अपने स्टाइलाइज्ड वे में, एक अपने लोकलाइज्ड वे में बना सकता है, जो कि शायद कंज्यूमर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए बड़ा खुशाइंद होगा। एक और चीज़ जो करने की है, ये जो आपके सिटीजन पोर्टल्स हैं, अगर उनको एआई के साथ लिंक कर दिया जाए तो वो शायद बड़ा एक ऑटोमेटेड वे में जो लोगों की कंप्लेंट्स हैं उनको लाइन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स तक लेके जा सकते हैं। ये एक चीज़ है जिसको शायद आगे जाके किया जा सकता है। राइट, बिल्कुल सही फरमाया आपने। यहाँ हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ पर जो एक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है इंडस रास एक्सपो 2026 से, इसमें खिताब भी किया है, और इसमें इकॉनमी के हवाले से हमारी, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक हमारी प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट है, इसको बढ़ाने के लिए, इस पर मज़ीद कोशिशें करने के लिए भी उन्होंने इक़दाम पर जोर दिया है। आज हम इसके हवाले से भी बात करेंगे कि इंडस रास एक्सपो 2026 इससे क्या फ़ायदे होंगे। मैं उमर साहब आपसे ही पूछना चाहती हूँ, ये जो एक्सपो का इनकाद किया गया है, इस दीज काइंड ऑफ एग्जीबिशन, इससे पहले हमने फार्मास्यूटिकल की देखी, फूड एक्सपो की बात हो रही है, और डिफरेंट सेक्टर्स की कोशिशें देखी जा रही हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को ही मार्केट किया जाए, और प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी टीम, ये सब भी ज़्यादा एक फोकस्ड है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ने चाहिए, बिजनेसेस बढ़ने चाहिए, ट्रेड बढ़नी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी बात की, क्योंकि हम लास्ट ईयर जो है फिस्कल ईयर में हम हिस्टोरिकल ट्रेड डेफिसिट देख चुके हैं, तो इसकी वजह से जो एक 5 इयर्स प्लान, हिस्टोरिकल तो नहीं, खैर ट्रेड डेफिसिट तो ट्रेड डेफिसिट था, लेकिन वो 5 इयर्स का जो प्लान है अब जो बनाया गया है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो $60 बिलियन तक हो, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि एफ़र्ट्स तो करनी पड़ेंगी, और वो एफ़र्ट्स गवर्नमेंट ने ही करनी है। और रिसेंट जो बजट था जो करंट फिस्कल ईयर का, उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो है वो बड़े इकदाम किए। ख़ास तौर पे जो रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर जो ड्यूटीज़ हैं, कस्टम्स ड्यूटी हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं, उनमें कमी की, पिछले साल भी कमी की थी, और 5 साल के अरसे में बतदरीज इसको ख़त्म करना है। तो जाहिर है जब रॉ मटेरियल आएगा, यहाँ प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के बाद आपकी एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जो है उनमें इजाफा होगा। और जिस तरह एक्सपोज की आपने बात की है, ये एक्सपोज इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पे आप इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स हैं उनको भी इनवाइट करते हैं, और फिर जब वो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखते हैं तो वो अपने मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पे उसके, और अब हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अदर देन लास्ट हमारे पास बहुत कम प्रोडक्ट्स नहीं, लेकिन अब
اس کے لیے ہمیں نئے ایوینیوز بھی تلاش کرنے ہیں، اور خاص طور پہ افریقن مارکیٹس جو ہیں وہ اس پہ ہمیں زیادہ فوکس اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے پاس سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، یہاں پہ بڑا پوٹینشیل موجود ہے. اب سینٹرل ایشین ریپبلکس کی مارکیٹ کو جو ہے وہ ایران اور دوسرے ممالک نے کیپچر کیا ہوا ہے، چائنا نے کیپچر کیا ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پروڈکٹس کو وہاں پہ بھیجتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ایک فورن ایکسچینج آ سکتا ہے، ہمیں ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں. اسی طرح یورپی یونین میں تو پہلے ہی ہم زیادہ ایکسپورٹس کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ ان جگہوں پر اپنی پروڈکٹس کو پہنچانا ہے کہ جہاں ہماری پروڈکٹس نہیں پہنچی ہیں. تو یہ کچھ ایسے ممالک ہیں. چین کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا جو تجارت ہے وہ اس انداز سے ہمارا ریلیشن بہت اسٹرانگ ہے، لیکن وہاں پر بھی ہم اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہاں ہم بھیج سکتے ہیں. خاص طور پہ جو فوڈ آئٹمس ہیں یہ سب سے زیادہ، اور جا بھی رہے ہیں بہت ساری بالکل جو فروٹس ہیں، چائنا کے لوگ پاکستانی فروٹس کو بڑا پسند کرتے ہیں. پاکستانی آم، پاکستانی سیب وہاں پہ بڑا جو ہے وہ لوگ لائک کرتے ہیں. جی، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے جو کولڈ ہاؤسز ہیں وہ بنا کے پریزرو کر کے یہاں چیزوں کو، اور باقاعدہ طور پہ جو پورٹس ہیں جیسے ہمارا سوست ڈرائی پورٹ ہے تو وہاں پہ ہمیں ایسی فیسلٹیز وہاں پہ دینی ہوں گی کہ وہاں سے ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ ایزیلی چائنا جا سکیں. اسی طرح ہمارے پاس تفتان، اور وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لاسٹ ٹائم بھی ہمارا جو رائس ہے وہ بڑے پیمانے پہ ایکسپورٹ ہوا تھا، اور لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ رائس کی ایکسپورٹ میں ہمیں کمی نظر آئی. کچھ ایک دو ایسے بلنڈرز ہوئے ہیں جو ایکسپورٹرز کی، لیکن ہماری تو رائس ایکسپورٹ ہسٹورک ہے، $6 بلین کی ہو چکی ہے. $6 بلین کی تھی لیکن وہ بڑھ رہی تھی. ایک دو بلنڈرز ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ ہمیں ہماری مارکیٹ اس انداز سے آگے نہیں بڑھی. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ اب کیونکہ گورنمنٹ اس چیز کی طرف زیادہ جا رہی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. جی اس پہ بس ڈائریکشن کی ضرورت ہے. خالد ولید صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پر گورنمنٹ نے انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے کافی کوششیں کی ہیں. خاص کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ GMTN اینڈ انٹرنیشنل سکوک پروگرامز کے لیے ورلڈ بینکس اور ڈفرینٹ گلوبل بینکس سے جو ایک کوششیں ہیں یا تعاون ہے اس کو بڑھانے کے لیے کنسورشیم کا اعلان کر دیا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، کتنا امپورٹنس یہ رکھتی ہے چیز؟ اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے پہلے بھی پاکستان کافی ایفرٹس کر چکا ہے. جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. کافی عرصے سے اپنی پاکستان کی جو فائنینشیل مارکیٹ ہے اس کو ایک تو ڈیپ کرنے کی، دیگر آپ کے جو نئے انیشیٹوز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی، ڈائیورسیفائی کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی. پچھلے ماہ ہم نے دیکھا پینڈا بانڈ جو ہیں وہ لانچ کیے گئے. اب جو ہے وہ نئے ایونیوز کی طرف جایا جا رہا ہے. تو خوشائند ہے پاکستان کی فائنینشیل مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آئے گی. آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگز ہیں اب وہ بھی سپورٹ کرتی ہیں اس چیز کو کہ آپ جو ہے وہ اس کو میں بھی اوور سبسکرائب کرا سکیں، اس کی ڈیمانڈ بڑھ سکے. ساتھ ساتھ میں کرنا یہ ہوگا کہ جو اس سے ریونیو آ رہا ہے جو آپ اس سے بورو کر رہے ہیں بانڈز کے تھرو، اس کو آپ کس طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے لگاتے ہیں تاکہ آپ کا جو یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے یہ لانگ ٹرم سسٹینیبل وے میں چل سکے. خاص طور پہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں گرین پینڈا بانڈز کی، اگر وہ پینڈا بانڈز کے تھرو جو ریونیو آ رہا ہے اس کو اگر آپ کلائمیٹ فائنینسنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں یا اس کو آپ رینیویبل انرجی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی فائنینشیل ریزیلینس جو کلائمیٹ کی وجہ سے یا انرجی سیکٹر کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بڑھا سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ جو آپ کے نیو ایونیوز ہیں، آپ جو ویسٹرن مارکیٹس کو ایکسپلور کر رہے ہیں سکوک کی مدد سے اور دوسرے دیگر بانڈز کی مدد سے، ان کو بھی اگر آپ سسٹینیبل فائنینشیل انویسٹمنٹ یا سسٹینیبل فائنینشیل گروتھ اس کے کانٹیکس میں لے کے جاتے ہیں تو وہ شاید زیادہ لانگ ٹرم ہوں گی، اور اس سے پاکستان جو ہے وہ زیادہ گین کر سکتا ہے نہ صرف فائنینشیل مارکیٹ میں بلکہ آپ کا جو انویسٹر کانفیڈنس ہے اس کو بھی، اور اپنی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. اور تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا آپ کی معیشت پہ، آپ کی اکانومی پہ کانفیڈنس ہے بڑے فائنینشیل پلیئرز کا. اگر آپ پینڈا بانڈز کو دیکھیں تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی جو آپ کو گارنٹیز ملی وہ بڑی خوشائند ہے. اور اس دفعہ اگر وہ ورلڈ بینک اور آپ کا جو انٹرنیشنل فائنینشیل کارپوریشن ہے اس کی گارنٹیز ملتی ہیں تو شاید پاکستان کے لیے آگے جا کے اپنی فائنینشیل کیپٹل مارکیٹس کو جو ہے ڈیپن کرنا
وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا، اور اس کا جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہوتا ہے وہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی آتی ہے، وہ رائٹ. فائنینشیل مارکیٹ کے ساتھ لنک ہوتی ہے، تو پاکستان کو ملٹیپل بینیفٹس جو ہیں وہ اس کے مل سکتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب. ایک جلدی سے کوئک کامنٹ بھی بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں یا ان کے الاؤنس ہے ان کے حوالے سے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس سے کیا امپیکٹ آئے گا، اور خاص کر جو ایک وے آف لیونگ ہے اس کے اوپر کیا اس کے ثمرات ہوں گے؟ دیکھیں اس کا اگر بریف آنسر دیں گے تو بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا، بیکاز ہم خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ جو آپ کی پرائسز بڑی ہیں، فیول پرائسز جنگ کی وجہ سے، اس سے بڑا متاثر ہے، تو جتنا بھی فائنینشیل کوشن مل جائے، حالانکہ جو کہ شاید ابھی بڑا تھوڑا ہے لیکن سٹل ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ایک مثبت قدم ہے، لیکن اگین تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے لیوریج کرنا ہوگا فیوچر کے لیے، میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے۔ شارٹ ٹرم ریلیف از رائٹ. فائن، لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں پاکستان نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نوکری بیسڈ اکانومی جی سے انٹرپرینورشپ اور انوویشن بیسڈ اکانومی کی طرف جا بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں عمر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، پی ٹی اے نے میٹا کے ساتھ کچھ جوائنٹ وینچر کر کے کوئی ایک معاہدہ کیا ہے کہ خاص کر جو ایک سائبر کرائم یا سائبر بلینگ کے حوالے سے دیکھا جائے یا نوجوانوں کے تحفظ کے حوالے سے، آن لائن تحفظ جو ہوتا ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کس طریقے سے یہ ورک آؤٹ کرے گا اور اسے کیا فوائد ہوں گے؟ جیسے کوئی دیکھیے آنسر سوشل دیجیے گا. میڈیا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی میں بھی اپنی پکچرز اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو ان پکچرز کا، ان ویڈیوز کا غلط استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ اگر ورک آؤٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ جب بھی کوئی آپ ایسی ویڈیو یا پکچر جو آپ سے ریلیٹڈ ہو اور میٹا اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ کلک کر کے دیکھ لے اور اسی وقت اس کو ریموو کر دے، تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے خاص طور پہ بالکل پی ٹی اے کا، کیونکہ خاص طور پہ اس وقت کیونکہ جو یوتھ ہے وہ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ زیادہ بہت تو فرینڈلی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے اس طرف جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا انیشیٹو ہے. ویل تھینک یو سو مچ. عمر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، کافی ڈیٹیل انالیسس دیا. ڈاکٹر ولید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آج کے دن ہم نے ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی، کس طریقے سے گورنمنٹ نے ایفرٹ کی ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانے کے لیے، انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ افریقن مارکیٹ کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی. ویل اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.